यस। और अभी तुम लोग और बच्चे अभी नहीं आए हैं, आ गए? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। जी, तो मैं ये कह रहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट हमारे यहाँ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये 12 अक्टूबर 2005 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे यहाँ, और कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये अलग अलग तरीके से कई राज्यों में हमारे यहाँ पहले था, कई राज्यों में, और उन राज्यों में ये चल रहा था, लेकिन इसमें उस तरह का प्रोविजन नहीं था कि डेडिकेटेड एक आदमी होगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, या इस तरह का प्रोविजन नहीं था उसमें पहले, माने और अन्य राज्यों में जो लागू सन 2000 से आप ये समझ लिए कि 2000 और उसके बाद से कई राज्यों में ये लागू था। इसमें अन्ना हजारे, आप जानते हैं अन्ना हजारे को, अन्ना हजारे की भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है इसमें। और आरटीआई को लागू करवाने के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव में उन्होंने काफी आंदोलन किया, धरने पर भी बैठे थे। जब एक बार बात आई थी कि इसको थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, तब भी उन्होंने चेतावनी दी थी सरकार को कि इसको डाइल्यूट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं फिर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो इस तरह से उनकी भी भूमिका है नेशनल लेवल पर लागू करवाने में, लेकिन कुछ राज्यों में ये पहले से था। अब देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जैसा मैं आपको बता रहा था कि स्वीडन में पत्रकारों को सबसे ज्यादा आजादी है। अगर मैं पत्रकार, ये राइट टू इंफॉर्मेशन तो हर नागरिक के लिए है, कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अवेल दिस राइट। तो लेकिन पत्रकारों के मामले में आप देखिए, जर्नलिस्ट को कितनी स्वतंत्रता वहां स्वीडन में दी गई है। स्वीडन में जज अगर कहता है कि किसी पत्रकार को सजा सुनाता है और जूरी कहती है कि नहीं, तो जूरी की बात मानी जाएगी। जूरी कहती है नहीं, इसको सजा मिलनी चाहिए, और जज कहता है नहीं, तो जज की बात मानी जाएगी। यानी पत्रकारों के फेवर में वहां काफी लिबरल है सरकार। और ये इसका भी प्रमाण है कि आरटीआई जैसा कानून वहां पहले से मौजूद है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रोविजन अलग से एक्ट, हमारे यहां तो अलग से एक्ट इंडिया में बना के किया गया है। ये जो लागू है, इस तरह का कानून जो लागू है स्वीडन में तो है ही। ओपन गवर्नमेंट, वहां कहते भी हैं कि ओपन गवर्नमेंट का सिस्टम है, सब कुछ पारदर्शी है स्वीडन में। डेनमार्क में है ये कानून, फिनलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, फ्रांस में है। तो इस तरह के कानून, जो कानून आरटीआई है यहाँ, इसी तरह के कानून कई अन्य देशों में भी हैं, और हमसे पहले से भी मौजूद हैं कई देशों में। और उन्हीं को देखते हुए हमारे यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 2005 में
कानून बनाया गया और ये कानून 2005 12 अक्टूबर से लागू है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो एक बात समझ लें आप, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप कोई भी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं, ऐसी जानकारी जिसका संबंध पब्लिक इंटरेस्ट से हो या फिर दैट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर आपसे संबंधित कोई ऐसी जानकारी है। जैसे पहले क्या होता था कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता नहीं रहती थी। मान लें आपने अप्लाई किया है किसी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और आप किसी सरकारी संस्था में गए, तो पहले ये होता था कि आपसे कहा जाता था कि अच्छा जी कल आ जाना, कल मत आना, 3 दिन के बाद आना, अभी हम लोग बहुत व्यस्त हैं, अभी यहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगा। आप चले आते थे, आप जाते थे, फिर बाद में जब तो फिर कहा जाता था कि नहीं जी अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। कुल मिला के मकसद ये होता था कि पैसे अगर खर्च करो तो तुम्हें इंफॉर्मेशन हम देंगे, और वो भी जितनी मर्जी देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और नहीं अगर पैसे खर्च किए तो फिर चक्कर लगाते रहो। आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपने किसी और चीज के लिए अप्लाई किया, उसकी स्टेटस क्या है ये आप किसी से जाके पूछते, पहले के जमाने में तो आपको बताया भी नहीं जाता था और बहुत मुश्किल होती थी पता करना। नाउ यू कैन फाइल a petition using this right and you will get the information within a reasonable time frame which is mentioned in RTI Act. तो ये पारदर्शिता, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए ये एक्ट बनाया गया। ट्रांसपेरेंसी और डिसऑनेस्टी को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। अब देखिए इसमें है क्या कि सरकार किसी भी सरकारी महकमे से या किसी ऐसे महकमे से, ऐसे डिपार्टमेंट से जहां सरकार का पैसा, जिसको फंडिंग होती है, सरकार के पैसे से चलने वाली कोई संस्था है, तो ऐसी संस्थाओं से आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या किसी और फॉर्म में, कई बार तो पैसा नकदी भी कर देते हैं लोग, तो किसी और फॉर्म में जैसे बैंक ड्राफ्ट बना के, और आप अप्लाई करिए वहां कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज आप लिखेंगे कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये जानना है, निम्नलिखित इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मुझे चाहिए। सूचना के अधिकार, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार कानून। तो आप वहां भेज दें, डाक से भेज दें, वहां उनको जिस दिन मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर आपको जवाब देंगे वो, ये उनकी बाध्यता है। और अगर किसी के लाइफ पर थ्रेट है, अगर किसी के लाइफ पर थ्रेट है, किसी का लाइफ किसी का जीवन दांव पर लगा हुआ हो, इस तरह का अगर हो, तो 48 घंटे के अंदर सूचना देनी पड़ेगी। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लिखा हुआ है। जो भी सरकारी विभाग हैं, वहां एक PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी इसको कहते हैं,
जन सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी कहते हैं। लोक सूचना अधिकारी को आपको भेजना है और हर सरकारी महकमे में एक लोक सूचना अधिकारी का होना बहुत आवश्यक है। मतलब वो कानूनी बाध्यता है, मैंडेटरी है कि हर सरकारी, जैसे कोई सरकारी अस्पताल है, वहां एक पीआईओ जरूर होगा, वहां पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा ही होगा, और वो आपके सवालों का आरटीआई के तहत फाइल किए हुए आपके सवालों का जवाब वो देगा और बिंदुवार जवाब देगा, पॉइंट वाइज इज बाउंड टू रिप्लाई। तो ये है तरीका। अगर मान लें कि 30 दिनों के अंदर आपके पास नहीं आता है, तो आप इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको आप शिकायत भेज सकते हैं। वो उनसे पीआईओ से पूछेगा और पीआईओ अगर कायदे से जवाब नहीं दे पाया तो जितनी देर उसने की है आपको देने में, जितनी देर, हर दिन 25 रुपए के हिसाब से जोड़ के और उतने पैसे उसकी तनख्वाह से काट लिए जाएंगे जो मैक्सिमम 25,000 रुपए तक होगा। उसकी तनख्वाह से, उसकी सैलरी से वो पैसे काट लिए जाएंगे और वो पैसे ट्रेजरी में जमा होंगे। ये पनिशमेंट है। तो 30 दिन का समय है। 30 दिन में अगर मान ले आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो 2 रुपए के हिसाब से प्रति पेज उसका फोटोकॉपी अगर चाहिए तो फोटोकॉपी आप मांग सकते हैं, तो फोटोकॉपी भी दी जाएगी, लेकिन 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। आप पर्सनली अगर वेरीफाई करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को कि पर्सनली आके मैं देखना चाहता हूं, तो पर्सनली जाके आप देख भी सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी फीस देनी पड़ती है जो बहुत मामूली है, और इसके लिए अलाउ किया जाता है पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए भी। यू कैन वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सी इट योरसेल्फ, एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन समथिंग यू कैन, यू आर अलाउड टू डू सो। तो ये है इसका तरीका। मान लें आपने पूछा, उसमें से 5 पॉइंट उस एक संस्थान से संबंधित हैं, लेकिन 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, 2 सवाल ऐसे हैं जो किसी दूसरे से मंगवाना पड़ेगा, दूसरे ऑफिस से। तो वो ऑफिस दूसरे ऑफिस को लिखेगा, उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। वो दूसरे ऑफिस को लिखेगा कि ये हमें मुहैया कराया जाए क्योंकि आरटीआई में ये आया है और ये हमें देना है। अब वो ऑफिस जिस दिन भेजेगा उसको, उस दिन से 30 दिन के भीतर उस ऑफिस को उसे देना होगा, और आपको तो 30 दिन में वो देगा ही, लेकिन 30 दिन से ज्यादा समय तब लग सकता है जब किसी दूसरे ऑफिस से उसको कोई सूचना लेनी है जो आपने मांगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? आर यू गेटिंग मी? यस सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। जी। सर जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई जानकारी लेनी है जिला स्तर की, तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर उसके लिए क्या सुविधा रहती है? क्या हर राज्य के जिला स्तर पे भी ये सारी सुविधा अवेलेबल होती है? नहीं, जिला स्तर पर नहीं। जो संस्थान है, जैसे हमें कलेक्टर से कोई सूचना अगर प्राप्त करनी है जो कलेक्टर के अंतर्गत आता है, तो हम कलेक्टर को लिखेंगे और राइट टू इन्फॉर्म उसमें लिखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं ये सूचना आपसे चाह रहा हूं। भेजना पड़ेगा उसको, कलेक्टर उसको रेफर करेगा पीआईओ को और पीआईओ आपको देगा, बिल्कुल देगा। या जिला स्तर पर किसी खास महकमे की सूचना है, जैसे जिला अस्पताल है कोई, आपने पूछा
इस अस्पताल में इतने समय में क्या खरीद हुई है आपकी, सरकारी अस्पताल से। एक चीज आप समझ लें इसमें, जो नोट करने की बात है, कि किसी भी प्राइवेट संस्थान से, निजी संस्थान से आप कोई भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं मांग सकते। निजी संस्थानों को इससे अलग रखा गया है। सिर्फ उन्हीं संस्थानों से आप मांग सकते हैं जो सरकारी संस्थान हैं या जहां सरकारी पैसे से सरकारी फंडिंग होती है और सरकार के फंड से वो संस्थान, कोई दूसरा संस्थान अगर चल रहा है, चाहे वो पार्शियली हो या फुली फंडेड हो, तो वहां से भी आप सूचना मांग सकते हैं। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप सूचना नहीं मांग सकते, उनको इसके अंतर्गत नहीं लाया गया है। जैसे मान लीजिए रेलवे है, सरकार की संस्था है रेलवे, रेलवे से आपको कोई सूचना चाहिए, कहां की सूचना चाहिए वहां लिखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि रेलवे से सूचना चाहिए तो आप प्रधानमंत्री को लिख दें या रेलवे मिनिस्टर को लिख दे, नहीं, आपको सूचना जहां से चाहिए वहीं लिखना पड़ेगा, वहीं का पीआईओ आपको जवाब देगा। जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन से बारे में कोई जानना है, वहां आपको लिखना पड़ेगा। रेलवे का कोई विभाग है खास, वहां से आपको चाहिए, वो देगा सूचना। ये नहीं है कि आप उसके लिए रेल मिनिस्टर को लिखें कि हाँ भैया हमें ये सूचना चाहिए, हमें ये सूचना दो, तो वैसे नहीं। स्पेसिफिक जहां से सूचना चाहिए उसी संस्थान को आपको भेजना पड़ेगा, वही संस्थान आपको देगा। ऐसे आप अगर रेलवे को रेल मिनिस्टर को आप भेज देंगे तो हो सकता है कि वो उसको फॉरवर्ड कर दे वहां, तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा तो मिलेगा आपको, लेकिन भेजना वहीं पड़ता है। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये लॉ महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दिल्ली में, गोवा में, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से लागू था। लेकिन इसमें इस तरह का प्रोविजन नहीं था कि सूचना देनी ही पड़ेगी और दूसरे सूचना नहीं देने पर पनिशमेंट का प्रावधान इस तरह का नहीं था, और पहले से लागू था। यहाँ 2005 के पहले से लागू था, 2005 के पहले से, लेकिन डिफरेंट डिग्री थी उसकी, टू अ डिफरेंट डिग्री। लेकिन जब ये बना तो इसको बहुत स्पेसिफिक बनाया गया और ये इसी उद्देश्य के तहत बनाया गया। तो अब देखिए कि पीआईओ अगर नहीं है तो कहीं कभी मान लीजिए पीआईओ अगर चला गया, छुट्टी पर चला गया, कहीं उसको जाना है, ऐसी स्थिति में एक कोई व्यक्ति ऐसा, जिम्मेदारी दी जाती है ऐसे व्यक्ति को, माने पीआईओ की अलग से नियुक्ति नहीं होती है, वहीं पर काम करने वाले किसी कर्मचारी को पीआईओ बना दिया जाता है और उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, ये अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। पीआईओ की नियुक्ति अलग से नहीं होती है इसके लिए कि आरटीआई सिर्फ वो देखेगा और कोई काम नहीं करेगा, वो सारा काम अपना करते हुए और पीआईओ देखता है अलग से। इसके लिए भले ही भुगतान संस्थान उसको करे, एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करे, करते भी हैं कई जगह, तो ये है इसका तरीका। तो पहले जैसा कि हर कानून में होता रहा है हमारे यहाँ, इसमें भी लिखा रहता था एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये लिखा रहता था पहले। मतलब जब ये एक्ट बना था तब भी उसमें लिखा हुआ था एक्ट में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू। लेकिन अब जो एक नई स्थिति बनी है 370 के हटने के बाद,
ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में दूसरे जो कानून हैं, जो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, तो उनको भी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। अब लागू हो गए, क्योंकि स्थिति जम्मू कश्मीर की बदल गई, स्पेशल स्टेटस जो था वो नहीं रह गया है। तो ये भी अब ये जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। और जम्मू कश्मीर में भी इसके तहत किसी को अगर कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वो अधिकार दिया गया है। अब एक उसकी दूसरी स्थिति आप देखें, ये आप दूसरी एक स्थिति भी देखें। कई बार ऊटपटांग सूचनाएं मांगी जाती, जैसे मैं अगर सूचना मांगू कि वहां जो काम करने वाला फलां अधिकारी है उसकी तनख्वाह बताओ, अब इसका तो कोई लेना देना नहीं है आपसे, क्यों आप तनख्वाह उसकी क्यों जानना चाहते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत वही चीजें आपको चाहिए जो आपके मतलब की हैं, या फिर आपके कई ऐसे जाते थे वहां एप्लीकेशन, मान लीजिए कि कोई है काम कर रहा है रेलवे में, अब रेलवे में है काम करने वाला आदमी या डिफेंस में काम करने वाला, अब वहां हमने एक भेज दिया एप्लीकेशन, क्या शादी ब्याह का मतलब मामला है और हमें पता नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी उसकी चलो पता कर लेते हैं, आरटीआई लगाओ सैलरी पता चल जाएगी, बस पता लग जाएगा, हाँ भैया, फिर अब तय करेंगे कि शादी उससे करनी चाहिए कि नहीं। अब ये दिस इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ पर्सन टू नो द सैलरी। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं, उसके काम के संबंध में आप पूछ सकते हैं कि फला काम हुआ है या नहीं हुआ है, फला काम वो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब उसके इसमें है कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी में है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के इसको जो बनाया गया है उसका फोकस है कि ऐसी सूचनाएं जो जनहित में हो या पारदर्शिता के लिहाज से आपको मिलनी चाहिए। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आ रहा है, आपने लिख के दिया कि भैया ड्राइविंग लाइसेंस हमने इस दिन अप्लाई किया था, हमारा स्टेटस बताइए कि क्या स्थिति है, उसको जवाब देना पड़ेगा, सरकारी संस्थान है, जवाब देना पड़ेगा। पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, पूछिए कि पासपोर्ट मेरा कहाँ है, अप्लाई किया है किसी चीज के लिए, सरकारी संस्थान, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये आपको जवाब लेने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऊटपटांग चीजें भी पूछी जाती हैं इसमें, जिससे कि न तो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ना आपका, आप विद्वेष पूर्वक अगर कुछ पूछते हैं, आपके मन में कोई खुराफात है इस वजह से आप पूछते हैं, और जिससे आपका लेना देना नहीं है, तो वैसी सूचनाएं। दूसरी जो प्रोहिबिटेड है, ऐसी सूचनाएं जो आप नहीं मांग सकते और आप मांगते हैं तो आपको नहीं दी जाएगी, वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उस कानून के तहत, 1923 का कानून है वो, उस कानून के तहत जो भी चीजें प्रतिबंधित हैं वो चीजें आपको आप मांगेंगे भी आरटीआई के तहत, तो उसे अलग रखा गया है। जैसे आप पूछें अगर आरटीआई फाइल करके कि भाई हमारी सेना के पास कितनी राइफलें हैं, आपको नहीं दी जाएंगी। गोला बारूद कितना है हमारी सेना के पास, आप पूछते हैं अगर कि हमारे पास जो टैंक हैं उस टैंक में से कितने टैंक ऑपरेशनल हैं और कितने को मरम्मत की जरूरत है, आपको नहीं दी जाएगी सूचना। आप पूछें कि हमारा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ये कहां पर है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें मुहैया कराएं, आपको नहीं दी जाएगी सूचना। यानी जो भी चीज
हमारी सुरक्षा से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित है, जिससे हमारे मित्र देशों के साथ रिश्ते खराब होने का डर है, या जिससे हमारे फॉरेन रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो इस तरह की सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। ये इनको अलग रखा गया है। और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है इसी तरह से सवाल कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, इसे एक्सप्लेन करें। मतलब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के कारण राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बाधा उत्पन्न होती है। इट्स अ hurdle on the way of right to information act. Official Secrets Act is a hurdle. तो ये हर्डल किस रूप में है? इसी रूप में ये कहा गया था, मांग की गई थी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने कई बार ये मांग की है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को भी हटा देना चाहिए, और जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी सेनाओं, जो तीनों सेना है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दी जाएं। लेकिन इसको नहीं माना गया, इसको सरकार ने नहीं माना, और ये तय किया गया कि नहीं, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो यथावत रहेगा, क्योंकि ऐसी गोपनीय सूचनाएं जो देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती हैं, या जिसके चलते दूसरे देश को कोई फायदा हो सकता है, ऐसी सूचनाएं, या जिससे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो सकता है, मित्र देशों से संबंध खराब हो सकते हैं, तो ऐसी सूचनाएं राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आएंगी और वो मुहैया नहीं करवाई जाएंगी। तो ये एक और उसमें प्रावधान है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आने वाली सारी इंफॉर्मेशन जो गोपनीय है, कुछ ऐसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जिनको गोपनीय दस्तावेज की सूची में या गोपनीय सूचना की सूची में रख दिया जाता है, तो वैसी इंफॉर्मेशन भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर होगी, वो इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। तो ये है पूरा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और आप चाहें तो 10 रुपए खर्च करके और कभी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी सरकारी संस्थान से कोई आप मांग सकते हैं सूचना। एक नागरिक होने के नाते उस पर लिखना पड़ेगा सूचना का अधिकार के तहत, तो वो आपको मुहैया करवाया जाएगा, 30 दिन में आपको मुहैया करवाया जाएगा, और ये टाइम फ्रेम है। हाँ, अगर किसी दूसरे ऑफिस को भेजा जाता है तो जो समय वहां लगेगा उतना समय और लिया जा सकता है, और ये लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये भेज दिया है। ये 30 दिन के पहले पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये मैंने दूसरे ऑफिस को भेजा है, वहां से हमारे पास सूचना आएगी तो आपको मुहैया करा दी जाएगी। हालांकि इस तरह की भी खबरें कई बार आती हैं जिसमें टाल मटोल किया जाता है। टाल मटोल इस तरह से किया जाता है कि जिसमें बता दिया जाता है कि ये सूचना हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, ये लिख के भेज दिया जाता है 30 दिन के अंदर, माने 30 दिन पूरा होते होते ये सूचना हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जिला स्तर पर, उसके बाद फिर और स्टेट स्तर पर
और उसके बाद और नेशनल स्तर पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, उस कंप्लेन की सुनवाई होती है और उस कंप्लेन का आपको जवाब मिलेगा। और क्योंकि ये एक्ट है और बहुत साफ है, क्लियर है, इस वजह से बहुत ज्यादा टाल मटोल की स्थिति कोई बनाना चाहे तो नहीं बनेगी। ये है दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और ये पारदर्शिता, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने, कम करने का एक बड़ा हथियार माना जाता है ये एक्ट, और इसमें सफलता भी मिल रही है। जी, एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट? हमारे पास अभी 5 मिनट वक्त है, पूरा 5 मिनट या शायद 6 मिनट वक्त है। नया टॉपिक अब 5 मिनट के लिए तो शुरू करना ठीक नहीं होगा, तो हम आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, इसके पहले मैंने जो डिस्कस किया था वो भी, और ये दोनों में से कुछ भी आपको कहीं लगा हो ऐसा कि ठीक है, देन उसमें 2-3 चीजें याद रखने की हैं। PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी भी हिंदी में कहते हैं। ये हर सरकारी संस्थान में होना आवश्यक है। और वो एक और होता है असिस्टेंट PIO। अगर वो नहीं है PIO तो उसको जिम्मेदारी दे के जाता है, जैसे मान लें उसको कोई जरूरी काम पड़ जाए, वो छुट्टी पर रहे, छुट्टी ले, तो ये RTI रुकेगा नहीं, वो जिसको जिम्मेदारी दे के जाएगा वो करेगा फिर ये काम, और उसको ये करना पड़ेगा काम। तो सर आपने जो कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्ट के जो पॉइंट्स बताए थे उसको एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। 9 पॉइंट्स आपने बताए थे ना? हाँ, तो उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए एक बार। फिर से मैं डिस्कस कर दूं शॉर्ट में सर? हाँ, फाइन, ठीक है। देखिए, पहला जो है वो है कि जज को अनरीजनेबल और इनेबल बताना, यानी अयोग्य और अनरीजनेबल माने तर्क संगत नहीं है जज, ये कहना पहला पॉइंट है। दूसरा है कि आप जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, स्टेटस, राइट्स और फेयरनेस पर डाउट करें, मतलब उस पर संदेह व्यक्त करें। कई बार लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या मुंह से भी बोलने वाले लोग हैं, तो जुडिशियरी की प्रतिष्ठा को अगर ठेस पहुंचाएंगे, यही कहा गया था प्रशांत भूषण के केस में, यही कहा गया था कि आप जुडिशियरी की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं, आप एक संस्था की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं, यही कहा गया था प्रशांत भूषण को, जो उन पर 1 रुपया का जुर्माना, क्योंकि बहुत वरिष्ठ वकील हैं इसलिए 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया, नहीं तो शायद दूसरा कोई वकील होता छोटा मोटा तो उसको जेल हो जाती। तो ये है दूसरा। तीसरा है कि प्रोसीडिंग जो कोर्ट की है, कोर्ट में जो सुनवाई होती है, प्रोसीडिंग जो होती है, उसमें मिसलीड करने वाला यानी भ्रामक ढंग से उसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए या उस पर कमेंट नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी भ्रामक कमेंट नहीं किया जाना चाहिए जिससे जनरल पब्लिक के मन में भ्रम पैदा हो और वो प्रिजुडिस्ड हो जाए, यानी बायस हो जाए।
ये है। इसके बाद है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस, ये नहीं होना चाहिए। जज को, एडवोकेट को, विटनेस गवाह, इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब है भैया तू कुछ पैसे ले ले, गवाही मत देना, मेरी तरफ से गवाही देना, उसकी तरफ से मत दो। आपने गवाह को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो ये, या फिर जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, एडवोकेट को आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो ये दिस इज ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। विटनेस को थ्रेट करना, गवाह को धमकी देना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर कोर्ट पुलिस को या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को या संस्था को इंक्वायरी करने को कहता है, जनरली पुलिस को ही कहा जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो उस इंक्वायरी में बाधा पहुंचाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वो इंक्वायरी कर रहा है और आप उसमें बाधा पहुंचाएं या उसके साथ कोऑपरेट न करें, अगर कोर्ट का वो है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मतलब कोर्ट का हुक्म है, उस हुक्म को आप नहीं मानना चाह रहे। जब लिखा जाता है, कुछ छापा जाता है, तो फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके छापना, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके फैक्ट्स को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के डिस्टॉर्ट करके छापना, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट में वास्तव में हुआ कुछ और आप कह रहे हैं कुछ अपने रिपोर्ट में या अपने आर्टिकल में। रॉन्गफुल पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सुनवाई है, उसको जब आप पब्लिश करते हैं तो गलत तरीके से पेश करते हैं, गलत तरीके से आप पब्लिश कर रहे हैं, ये भी। और फैक्ट को डिस्टॉर्ट अगर करते हैं तो ये भी, ये 9 पॉइंट्स हैं उसमें जो